कितना अजीब बात है ना, हम 3 इडियट्स मूवी के फुंगसुक वांगडू को तो जानते हैं, पर 21 दिन से भूखा प्यासा अनशन कर रहा रियल हीरो सोनम वांगचुक को नहीं जानते। एल्विस जैसे लोगों का खबर मीडिया में हेडलाइन बन जाता है, एक कवर बन जाता है, पर सोनम वांगचुक इतने दिन से अपने देश के लिए, हमारे लिए लड़ाई कर रहा है। इसका एक भी कवर कोई भी न्यूज मीडिया चैनल लाइव स्ट्रीम में या फिर मेन स्ट्रीम में नहीं करते। सरकार के पास कहाँ समय है, वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड और इस चुनाव को कैसे जीता जाए, इन सब के प्लानिंग में लगा हुआ है। इंडिया में सबसे बड़ा जो मेला लगता है वो चुनाव से पहले ही लगते हैं और यहाँ पर एक सर्कस की तरह अजीबोगरीब खेल खेला देखने को मिलता है। यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेटिव, मतलब एक पक्षी के पंख को काट लेना, और यही हाल अभी लद्दाख में हो रहा है। 6 शेड्यूल तो लद्दाख को बहुत पहले ही दे देना चाहिए था, क्योंकि ये वादे तो बहुत पहले ही किया था सरकार ने, अभी तक ये नहीं दिया गया है। ये एक शर्म की बात है। नमस्कार दोस्तों, चुनाव आ रहा है, देश का सबसे बड़ा चुनाव 2024 का लोकसभा वोट। और इस चुनाव से पहले हर साल हमारे देश में एक मेले लगते हैं, बहुत बड़े मेले, दिखावे का मेले, जहां पर ऐसे अजीब अजीब खेल देखने को मिलता है जो कि आपके कल्पना से भी परे है। टिकट पाने के लिए पार्टीज बदल देना, ऑपोजिशन के बैंक अकाउंट फ्रीज कर देना, किसी को जेल भेज देना, देश के सबसे बड़े सिक्योरिटी एजेंसीज ईडी, सीबीआई को अपने तरीके से कंट्रोल करना, ऐसे हजारों काम आपको चुनाव से पहले देखने को मिल जाता है। पर छोड़िए, हम इन सारी चीजों को जाने देते हैं, इग्नोर करते हैं। चलो कुछ देर के लिए ये भी मान लेते हैं कि हर एक देश का ये रिवाज बन गया है कि वोट से पहले कुछ ऐसी चीज होता है, ये एक रिवाज है। पर क्या आप इस चीज को मान सकते हैं जहां पर एक इंसान हमारे खुद के देश को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए, नेचर को बचाने के लिए 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 21 दिन तक भूखा प्यासा अनशन में लगा हुआ है, अपने जिंदगी को दांव पर लगाया है अपने ही लोगों के लिए, अपने ही देश के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये बातें सिर्फ लद्दाख की नहीं है, बल्कि पूरे इंडिया की फ्यूचर के बारे में है। आप, हम, पूरे देश, पूरे दुनिया ये जानते हैं कि कितने तेजी से हमारा देश का, हमारा दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दिन में गर्मियों में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, हीट वेव लोगों के जान ले रहा है, बरसात में बारिश नहीं हो रहा, मानो एग्रीकल्चर एक तरीके से रुक सा गया है। इन सारी चीजों के ऊपर सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग पिछले 21 दिन से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, अनशन में है, अपने जिंदगी को दांव पर लगाए हुआ है। पर इसके ऊपर इन लोगों को ना कोई देखने वाला है और ना ही कोई सुनने वाला। मेन स्ट्रीम मीडिया तो अपने आप को घर में बंद करके रखा हुआ है, और सरकार भी शायद चुनाव के तैयारी में लगा हुआ है। उनके लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब नहीं है इंपॉर्टेंट। पर ऐसा क्या बात है कि सरकार भी लद्दाख को लेकर साइलेंट है? क्यों उनको 6 शेड्यूल नहीं दिया जा रहा? जहां पर बहुत बार सरकार ने खुद लद्दाख को 6 शेड्यूल देने का लिखित दिया है, उनको वादा किया है मैनिफेस्टो में, तो अब क्यों उन वादों को रखा नहीं जा रहा? क्या ऐसा मजबूरी आ पड़ी? तो चलिए आज के इस वीडियो में लद्दाख और लद्दाख के लोगों के साथ क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है वो आपको समझाते हैं डिटेल्स में। इस चीज को समझने के लिए दोस्तों हमें उस दौर में जाना होगा जहां से लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ा हुआ था, जहां पर आर्टिकल 370 चल रहा था। यह बात है 1947 की, जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक ही स्टेट हुआ करता था, एक ही साथ जुड़ा हुआ था। पर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख दोनों एरिया में, दोनों जगह में कुछ अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर मुसलमान और लद्दाख में ज्यादातर बौद्धिस्ट, मतलब कि बौद्ध रिलीजन के जो लोग हैं उनको देखने को मिलता है, और इसीलिए इनके बीच में दूरियां बढ़ रहा था। धीरे धीरे लद्दाख के लोग जम्मू एंड कश्मीर से खुद को आइसोलेट करने लगे। उन्होंने अपना बिजनेस वगैरह हर एक चीज कश्मीर से थोड़े थोड़े करके हटाने लगे।
इसके अलावा इस समय बहुत सारा वार देखने को मिली, जैसे करगिल वार, अक्सर चीन को लेकर हुआ, चीन के साथ विवाद। इन सब की वजह से लद्दाख के लोग बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ने लगा। साल 1970 से ही लद्दाख के लोग खुद को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाना चाहता था और इसी के चलते 1995 में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया और साथ ही साथ लद्दाख के लोग लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाने की कोशिश में कंटिन्यूअसली कोशिश करते रहे, लड़ाई करते रहे। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी लद्दाख के लोगों को एक विश्वास दिलाता है, भरोसा दिलाता है कि अगर बीजेपी पावर में आते हैं तो उनको एक अलग यूनियन टेरिटरी यूटी बनाया जाएगा और लद्दाख को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 6 शेड्यूल भी देगा। और इसीलिए दोस्तों लद्दाख के लोग बीजेपी को सपोर्ट करने लगे। इसके चलते 2014 में भारतीय जनता पार्टी पहली बार पावर में आते हैं और इससे 5 साल बाद 31 अक्टूबर 2019 में लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है, पर उनको 6 शेड्यूल नहीं दिया जाता। उसके बदले लद्दाख में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंटमेंट किया जाता है भारत सरकार की तरफ से। अब आपके मन में यहाँ पर शायद एक सवाल आ रहा होगा कि स्टेट के बारे में तो हमें जानते हैं, पर ये यूनियन टेरिटरी क्या होता है, यहाँ पर सरकार कैसे बनता है, यहाँ पर पॉलिटिकल चीजें कैसे चलता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में असल में बेसिक क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि हमारे देश को 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं एक स्टेट की, तो एक स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर होता है, एक गवर्नर होता है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है जिसको कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि एमएलएस को लेकर बनाया जाता है, जहां से एक स्टेट के लिए अपना खुद का स्टेट लेवल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का पावर रहता है। मतलब अपने राज्य के लिए क्या सही है और क्या गलत है, इसके हिसाब से नए रूल्स, नए आइन एक स्टेट खुद के लिए बना सकता है। मतलब अगर सीधा सीधा कहें तो एक स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा डिपेंड ही नहीं करते। स्टेट अपने हिसाब से चलता है और अपने लिए जो सही है वही चीज को करना चाहता है। वही अगर बात करें एक यूनियन टेरिटरी की, तो एक यूनियन टेरिटरी में कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं रहता एंड मैक्सिमम केसेस में यहाँ पर कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं रहता। कोई भी यूनियन टेरिटरी को कंट्रोल करता है एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और इस लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट। मतलब अगर सीधा सीधा कहे तो यूनियन टेरिटरीज को कंट्रोल करते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी यूनियन टेरिटरीज के पास ये कैपेबिलिटीज, ये पावर नहीं रहता है कि अपने हिसाब से क्या गलत है क्या सही है, वो अपने हिसाब से कुछ लॉज बनाए, कुछ आइन बनाए। मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा या फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल पास करेगा वही यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। 28 स्टेट्स के बारे में तो आप सबको पता है, पर हमारे देश में जो 8 यूनियन टेरिटरीज है उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो एक है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है चंडीगढ़, चौथा है दिल्ली, पांचवा है दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, छठवा है लक्षद्वीप, सातवां है पुदुचेरी एंड आठवां है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब जो लद्दाख है वो भी एक ऐसे ही यूनियन टेरिटरी है, इसको कंट्रोल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब लद्दाख में प्रॉब्लम क्या हो रहे हैं वो आपको समझाते हैं, पर उससे पहले आप मुझको ये बताइए कि दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, तो फिर यहाँ पर अपना चीफ मिनिस्टर कैसे है? अभी जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल जी, तो वो कैसे है? यहाँ पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, तो वो भी कैसे बना है? क्योंकि आमतौर पर कोई भी यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर नहीं रहता। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए। तो चलिए अब लद्दाख के ऊपर बात करते हैं। 31 अक्टूबर 2019 में जब लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तब लद्दाख को उसके साथ 6 शेड्यूल देने का भी वादा किया गया। अब यहाँ पर हमें यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि असल में 6 शेड्यूल है क्या, क्यों लद्दाख 6 शेड्यूल को मांग कर रहा है लगातार और क्यों भारत सरकार इनको 6 शेड्यूल नहीं दे रहा। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारे आर्टिकल्स और शेड्यूल से बनाया गया है। 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स मिलकर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। हर एक आर्टिकल्स में हमारे देश के बारे में, देश के लोगों के बारे में, देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में मेंशन किया हुआ है। किसी आर्टिकल्स में हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, तो किसी आर्टिकल्स में देश के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इसको मेंशन किया गया है। मतलब हमारे देश को सही तरीके से चलाने के लिए बहुत सारे रूल्स इन आर्टिकल्स के जरिए बताया गया है। शेड्यूल इन आर्टिकल्स का ही एक टेबुलर फॉर्मेट है
जो चीजें या डिटेल्स इन आर्टिकल्स में मिसिंग है, उन सारी चीजों को डिटेल्स में इन शेड्यूल में ऐड किया गया है। और हर एक ऐसे ही टेबल को एक शेड्यूल कहा जाता है। ऐसे ही 12 शेड्यूल को लेकर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। इसका जो 6th नंबर का शेड्यूल है, इसमें भारत के जो भी ट्राइबल एरियाज है, इन ट्राइबल एरियाज में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देने के बारे में बताया गया है। मतलब हमारे देश में जो भी ट्राइबल एरियाज है, जैसे कि आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पर जो लोग रहते हैं इनको ट्राइबल लोग कहा जाता है। इनके लाइफस्टाइल, रिचुअल्स, हेरिटेज यूजुअली अलग होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में उनकी इसी लाइफस्टाइल, रिचुअल्स एंड हेरिटेज को सेफगार्ड या प्रोटेक्ट करने के लिए बताया गया है। 6th शेड्यूल के अनुसार इन ट्राइबल एरियाज के पास अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होंगे, जिससे ये खुद अपने लिए लॉ बना सके। मतलब एक ऑटोनोमस एंटिटी बनाया जाएगा। इन एरियाज में सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं रहेगा। अगर कुछ भी काम करना है इन एरियाज में, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इनके परमिशन लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पर बात आते हैं कि लद्दाख क्यों इस 6th शेड्यूल का मांग कर रहा है। दोस्तों, लद्दाख एक ट्राइबल एरिया की तरह ही एग्जिस्ट करते हैं। इनके कल्चर, इनके सिंपल लाइफस्टाइल, इनके हेरिटेज बहुत अनोखा है। दोस्तों, लद्दाख की जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा नाजुक है। हमारे देश के अलग अलग राज्यों से लद्दाख का परिवेश बिल्कुल ही मैच नहीं करता। अगर कहे तो लद्दाख एक डिजर्ट है, मरुभूमि है, जहाँ पर साल में बहुत कम बारिश होता है और इसी वजह से समर के सीजन में पानी का बहुत ज्यादा क्राइसिस चलता है यहाँ पर। और इसीलिए दोस्तों, लद्दाख का यह हाई अल्टीट्यूड डेजर्ट के एनवायरनमेंट में एक्सट्रीम कोल्ड और एरिडिटी देखने को मिलता है। उत्तर भारत की जो भी नदियां हैं वो मैक्सिमम हिमालय की ग्लेशियर से ही जुड़ा हुआ है और धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ग्लेशियर गल रहा है, जिससे कि ये नदियों में पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपको शायद याद होगा, पिछले साल 2023 के अक्टूबर के महीने में सिक्किम में एक ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ था और इसकी वजह से तीस्ता नदी में एक बहुत बड़ा फ्लड आ गया, जिससे बहुत सारे लोगों के जाने चले गई। एक बहुत बड़ा एरिया इफेक्टेड हो गया। बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग, टूरिज्म, इनके वजह से लद्दाख ऑलरेडी बहुत सारे क्राइसिस को झेल रहा है, फेस कर रहा है। ऊपर से अगर डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पर अगर कॉर्पोरेट कंपनियां अपने तरीके से काम करते हैं, इन जगहों में कटिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, पेड़ों को काटते हैं और माइनिंग करते हैं, तो ये 100% श्योर है कि आने वाले कुछ सालों में लद्दाख का इकोसिस्टम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की तरह ही। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, इन जगहों पर कैसे कैसे हादसा, नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, उसको हम अपने आंखों से देख रहे हैं। आए दिन नदियों में बाढ़ आते रहते हैं, पहाड़ों में लैंडस्लाइड होते रहते हैं, लाखों लोग मर रहा है और इनके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ वही डेवलपमेंट के नाम पर किया गया कंटिन्यूअस ड्रिलिंग एंड बिल्डिंग बनाना है। सर सोनाम वांगचुक और लद्दाख के लोग इस चीज को ध्यान में रखा है ताकि आने वाले सालों में लद्दाख के साथ यह हादसा ना हो जो कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के साथ हुआ है। लद्दाख चाहते हैं एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर और एक सवाल आता है दोस्तों कि लद्दाख और सोनाम वांगचुक सर तो इतने अच्छे इंटेंस के साथ काम कर रहे हैं, हमारे नेचर को बचाना चाहता है, तो फिर उन्हें क्यों फाइट करना पड़ रहा है, अनशन करना पड़ रहा है? क्यों उनको सरकार प्रॉमिस करने के बाद भी 6 शेड्यूल में नहीं लेके आ रहा है? दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा चीज हो रहा है। चलिए इस चीज को ध्यान से समझते हैं। अगर 6 शेड्यूल लद्दाख को दिया गया तो लद्दाख में एक लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब एक विधानसभा बनाया जाएगा। लद्दाख का पूरा कंट्रोल लद्दाख के लोगों के पास रहेगा। कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी या आउटसाइडर आके लद्दाख में इनके लद्दाख के लोगों के परमिशन के बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं काम कर पाएंगे। फिलहाल लद्दाख के 2 डिस्ट्रिक्ट में 2 काउंसिल ही है। एक है द लेह ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एंड द करगिल ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। लद्दाख की पूरा पावर अभी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, जो कि बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट से चलता है। तो अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल दिया गया तो इसके हिसाब से लद्दाख को पूरी तरीके से ऑटोनोमस बनाया जाएगा। लद्दाख में अपना सरकार होगा और लद्दाख का कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ से चला जाएगा। और यही पर सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है, क्योंकि लद्दाख के मिट्टी में बहुत सारे वैल्यूएबल मिनरल्स एंड एलिमेंट्स का खोज किया गया है, जैसे कि लाइमस्टोन, जिप्सम, कॉपर, गोल्ड वगैरह। इससे लद्दाख में बहुत बड़ा एक मटेरियल इंडस्ट्री बनाया जा सकता है। लद्दाख के सॉल्ट लेक्स हाई सलाइन कंटेंट के लिए जाना जाता है।
इसके अलावा लद्दाख में बहुत सारे प्रीशियस स्टोन एंड फॉसिल्स भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते हैं इन सारी चीजों को यूज करना और लद्दाख में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री क्रिएट करना, पर लद्दाख का इकोसिस्टम मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बिल्कुल ही सुइटेबल नहीं है। अगर लद्दाख में ऐसे ही इंडस्ट्री बनाया गया तो आने वाले कुछ सालों में लद्दाख और लद्दाख के लोगों का एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगा। उनके सिंपल लाइफस्टाइल्स, रिचुअल्स कुछ भी नहीं बचेगा और साथ ही साथ हिमालय एक खतरनाक इकोसिस्टम से गुजरेगा, जिसकी वजह से आने वाले समय में सिर्फ लद्दाख नहीं बल्कि पूरे देश में इसका असर होगा। ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़ आना, वाटर क्राइसिस, लैंडस्लाइडिंग जैसे सीरियस चीजें देखने को मिलेगा। और इसीलिए सोनम वांगचुक और पूरे लद्दाख के लोग अपने आप को, साथ ही साथ प्रकृति को, हिमालय को और पूरे देश को बचाने के लिए अपने जी जान से फाइट कर रहा है, ताकि डेवलपमेंट के नाम पे लद्दाख के साथ कोई भी गलत चीजें ना हो। दोस्तों, सोनम वांगचुक एक ऐसा इंसान है जो कि हमेशा देश के अच्छाई के बारे में सोचा है। बहुत सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। लद्दाख की पूरा शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने एक अलग रूप दिया है। पूरे दुनिया को ये समझाया है कि एजुकेशन को कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, कैसे स्टूडेंट्स को एजुकेशन की तरफ अट्रैक्ट किया जा सके, उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करके। उनका बनाया हुआ सगमॉल सारे दुनिया के लोगों को इंस्पायर करता है। सर सोनम वांगचुक एक मैकेनिकल इंजीनियर है और साथ ही साथ एक सोशल एक्टिविस्ट। सोनम वांगचुक लद्दाख में ही पले बड़े हैं। लद्दाख के मौसम, मिट्टी, पहाड़े, ग्लेशियर, वादियाँ इनको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। उनको पता है क्या लद्दाख के लिए सही है और क्या गलत, और यही चीज को वो बहुत पीसफुली, शांति के भाव से सेंट्रल गवर्नमेंट और पूरे देश को, दुनिया को समझाना चाहता है। 21 दिन के लिए भूखा रहना कोई आम बात नहीं है। थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखिए इन 21 दिन में उनका हालत, उनका हेल्थ कैसे बिगड़ गया धीरे धीरे। उनका पीसफुल स्पीच, उनके मेंटालिटी, उनके भावनाओं से पता चलता है कि वो हमारे देश के लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक पर्सन है। मुझे शर्म आते हैं उन सारे मीडिया के ऊपर जो कि न्यूज़ के नाम पर एक ऐसे चीज़ को दिखाता है जो कि चीप से चीप माइंडसेट वाला आदमी भी देखना ना चाहे, और ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर उनके चैनल में एक भी न्यूज़ कवर नहीं किया जाता, एक भी आवाज़ उनसे नहीं उठाया जाता। अगर मीडिया अपने काम ठीक से कर रहे होते तो कितना आसान होता हमारे देश में चल रहे बहुत सारे गलत काम को रोकने के लिए। पर अफसोस कुछ अच्छे मीडियाज को छोड़कर बहुत सारे मीडिया अपने आप को एक अलग ही चीज बना लिया है। अरे कुछ और नहीं सही, पर कम से कम अपने देश के अच्छाई के बारे में सोच के कुछ बोला करो। एज ए ह्यूमन बीइंग सही चीजों को सपोर्ट तो करो, वरना आपके साथ जब गलत होगा तब आपके लिए बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। और मेरा आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं देखना, कोई भी पॉलिटिशियंस को नहीं देखना। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनसे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। बस ये देखना कि वो कितना ज्यादा ह्यूमैनिटी को प्रमोट करता है, कितना हम्बल है। और अगर ऐसा होता है कि आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, अगर उनके ही लोग, उनके ही मेंबर कुछ गलत करते हैं, तो आईपीएल टीम के सपोर्टर की तरह उनके गलतियों को बिल्कुल छुपाना मत, बल्कि उन चीजों को एक्सेप्ट करना और जो गलत चीज हुआ है उसके बारे में बात करना और उनको रिकरेक्शन करने के लिए फोर्स करना। क्योंकि अगर आप नहीं उनको कुछ बोलेंगे, अगर आप नहीं कुछ करेंगे, तो आपके इस सपोर्ट की वजह से ही वो आने वाले दिन में और बहुत बड़ा बड़ा चीज करेगा और भी बहुत सारे गलत चीजें करेगा। क्योंकि उनको पता है कि वो कुछ भी कर ले, उनको ढकने के लिए आप वहां पर खड़े हुए हो, उनके सपोर्टर वहां पर खड़े हुए हैं उन चीज को ढकने के लिए, कवर करने के लिए। और यही चीज असल में हम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। जिस टीम को या फिर जिस पॉलिटिकल पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं, अगर कोई भी पॉलिटिकल मेंबर उस पार्टी से जुड़ा हुआ है और वो गलत काम करते हैं, तो हम उनको बताते नहीं है किसी को, बल्कि उनको छुपाने की कोशिश करते हैं। और शायद यही हमारे आज के डेट में सबसे बड़ा गलती है जो कि हम कर रहे हैं। तो हमेशा अच्छी चीजों को अच्छे बोलना और गलत चीजों को गलत। हमेशा अपनी सोच एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरह ही रखना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर कुछ भी चीजों से जुड़ना मत, एक अच्छे इंसान की तरह ही रहना, अच्छे इंसान बनना दिल से। क्योंकि आप अगर खुद पे चेंज लाओगे तब भी ये दुनिया बदलेगा। जो चेंज आप दुनिया में देखना चाहते हो, वही चेंज सबसे पहले आपसे होना चाहिए। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला है, कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक करना और इस वीडियो को शेयर भी करना, ताकि हमें पता चले कि आपको लद्दाख के लोग और लद्दाख में जो हो रहे हैं उनको सपोर्ट करते हैं, आप उनके साथ खड़े हुए हैं।
अगर आप मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो भी कोई बात नहीं है, सीरियसली ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। पर आपसे मेरा हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो फेसबुक हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, आपके पेजेस हो सकता है, आपके कहीं पर भी कुछ भी अकाउंट है, तो वहाँ पर ज़रूर पोस्ट कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए और ये बोलिए कि हम लद्दाख के साथ खड़े हुए हैं। वी आर स्टैंडिंग विथ लद्दाख, वी आर स्टैंडिंग विथ सोनम वांगचुक। वैसे चुनाव से पहले हमारे देश का रंग कुछ अलग ही होता है। कहीं पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम हो रहा है, तो कहीं पर कोई सीएम को जेल में ही बंदी बना जा रहा है। तो अगर आपको अपने देश के बारे में जानना पसंद है, क्या कुछ हो रहा है आपके आसपास, ये जानना पसंद है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको पसंद है, तो हमारे फैमिली के साथ जरूर आप जुड़ सकते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आपको कुछ भी कहना है, कुछ भी आपका ओपिनियन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कह सकते हो, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।